बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा में स्कूल बंद और शिक्षा चालू इस प्रकल्प के अंतर्गत हम आज शिक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। मेरा नाम है सुरेश मल्लप्पा ऐवळे। स्कूल का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनपा माध्यमिक शाला वरली। तो बच्चे, आज हमें कक्षा 9वीं भूगोल विषय का अध्ययन करना है। तो इस भूगोल विषय में लेसन नंबर 5 आपको दिख रहे हैं यहाँ। लेसन नंबर 5 वृष्टि, उसे वर्षा भी कहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें जो वर्षा के बारे में या वृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। वृष्टि, वर्षा, वर्षा से ही जल मिलता है। आपको पता है जल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण जल का अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। सबसे पहले मैं आपको कहीं चित्र दिखाता हूँ या पिक्चर दिखाता हूँ, और देखिए ध्यान से। देखिए ये पहला जो चित्र है, इसमें लिखा है, नीचे दिए हुए चित्रों का निरीक्षण कीजिए। प्रत्येक चित्र के वर्णन संबंधी एक वाक्य दिया है। आप कुछ अन्य वाक्यों में इस चित्रों का वर्णन कीजिए और प्रश्नों संबंधी चर्चा भी कीजिए। ये चित्र जो दिख रहा है आपको, या पिक्चर, ये जो शीत समय है, शीत समय यानी ठंडी का मौसम में जो घास के पत्ते हैं, इस पत्ते पर सुबह प्रांत यानी सुबह ये बूंद यानी पानी के छोटे छोटे जो बूंद है, ये आपको यहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ लिखा है कि घास के पत्तों पर जल की बूंदें कहाँ से आती है। इसका जो अध्ययन है, यह अध्ययन हमें करना है। ऐसे ही इसका जो है, शीत समय में पानी के बूंदे जो घास के ऊपर कैसे आते हैं या प्रांत समय में कैसे तैयार होते हैं, इसका जो विश्लेषण है, मैं आपको जैसे हम आगे आएंगे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। दूसरा जो चित्र है, देखिए आपको यहाँ दिया है, एक कश्मीर का चित्र दिया है। देखिए कश्मीर में शीत में सर्वत्र हिम दिखाई देती है। ये पूरी तरह से बर्फ की जो कण है यहाँ छाया हुआ है पेड़ के ऊपर, सब जगह आप देख रहे हैं। तो ये जो है हिम, कैसे हिमपात कैसे होते हैं, हिमकण बर्फ के टुकड़े कैसे निर्माण होते हैं, इसका भी अध्ययन हम करना है आपको। इसके बाद नीचे एक चित्र दिया है जो कि बारिश का है। यह वर्षा की बूंदें कैसे बनती है। हमारे यहाँ सामान्यतः अगर देखते हैं भारत में, तो जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, और इस समय ये जो चित्र है, ये चित्र आपको दिखाई देता है। उसके बाद अगला जो है वही है यह चित्र। उसके बाद देखिए यह है, देखिए कुछ समय ओले पड़ने से खेती की फसलें नष्ट होती है। ओले हमेशा क्यों नहीं पड़ते हैं? देखिए ओला, इसका मतलब क्या है, ओले कैसे निर्माण होते हैं, इसका भी अध्ययन हमें ये करना है। इसके बाद अभी हम जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है इस पाठ का हमें करना है। शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग का 70.8% भाग जलयुक्त है। पृथ्वी पर जल भंडार का वितरण असमान है। कुछ स्थानों पर जल भंडार सीमित रूप से है, तो कुछ कहीं विपुल मात्रा में है। देखो 70.8% जल जो है हमारे पृथ्वी पर है,
और इतना होने के बाद भी जो जल के भंडार है कहीं जगह सीमित है यानी कम मात्रा में है और कहीं जगह विपुल यानी अधिक मात्रा में है। तो पहला मैंने जो आकृति दिखाया है तो उसमें ये इसका जो जल रूप है तो जल रूप का भी आपको विविध प्रकार के जो जल रूप है उसका भी हम अध्ययन करते हुए वो दिखाई देता है। देखिए ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में स्थित बाष्प के कारण ये जल रूप निर्माण होते हैं। देखिए जल रूप कहाँ निर्माण होते हैं? वायुमंडल में जब बाष्प का स्थित होने के बाद ये जल रूप तैयार होते हैं ना, निर्माण होते हैं। जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार निम्न प्रकार के आविष्कार दिखते हैं। निम्न प्रकार के आविष्कार कौन से आविष्कार दिखते हैं? इसमें ओस, शीतकाल में प्रांत ओस गिरते हैं। देखिए शीतकाल में प्रांत ओस गिरते हैं, यानी प्रांत के समय ओस गिरते हैं। अधिक ऊंचाई प्रदेश में हिमपात होता है। देखिए हिमपात कहाँ होता है? अधिक ऊंचाई प्रदेश में। और उसी प्रकार कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। ओस ये जो उन्होंने आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद देखिए इसमें कुछ प्रदेशों में घना खारा कोहरा छा जाता है तो कुछ प्रदेश में अचानक ओले पड़ने से फसलों की क्षति पहुंचती है। देखिए ये जो है ओले है और इसी तरह से ये ओले अगर पड़ने के बाद जहाँ फसल है वो फसल पूरी तरह से क्या हो जाती है? नष्ट होते हैं या नुकसान पहुंचती है। ये ओले का ये चित्र है जिसमें आपको दिखाई देती है। इसके बाद देखिए आगे, देखिए जो बादल है, यहाँ आपको मैंने आपको बताया कि जो बादल है, बादल से जमीन पर द्रव रूप से ठोस रूप में पानी की गोचर होती है। यानी जो बादल है जमीन पर जब गिरते हैं तो उसका द्रव रूप और ठोस रूप में आपको दिखाई देता है। और इस तरह से ये जो बादल है, इस बादल के ठोस और द्रव रूप में पानी का जो गोचर होता है वो हमें दिखाई देती है। हिम, ओले, बारिश ये वृष्टि के प्रमुख 3 रूप है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। ये है हिम, ओले, बारिश और पर्जन्य, ये वृष्टि के प्रमुख 3 रूप है। ये आपको इस चित्र में दिख रहा है। यह है आपने हिम के प्रमुख ये रूप जो है वो दिख रहा है आपको। देखिए हिम में यहाँ चित्र दिखाई, देखो 5.1 में मैंने पहले बोला था, ये पहला चित्र है बारिश का, ओले, और इस प्रकार का जो चित्र है ये चित्र आपको वृष्टि के रूप में ये 3 प्रकार के जो रूप है वो बारिश के आपको दिखाई देती है। आगे देखिए हिम के बारे में आपको हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो हिम की निर्मित कैसी होती है? वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवनांक बिंदु से कम होता है, द्रवनांक यानी गलनांक, ठीक है, वायुमंडल में हवा का तापमान जब द्रवनांक बिंदु से कम होता है तब हवा में स्थित बाष्प सीधे हिम कणों में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। देखिए वायुमंडल में जब हवा का तापमान द्रवनांक बिंदु से कम हो जाता है और वहाँ की जो हवा है एक जगह स्थित होने पर वहाँ की जो बाष्प है, बाष्प सीधा हिम कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। और यहाँ वायु रूप बाष्प ठोस रूप से परिवर्तन होती है और ऐसी ठोस रूप की वर्षा को हम हिम कहते हैं। देखिए उच्च अक्षवर्तीय प्रदेश और समशीतोष्ण प्रदेश में समुद्र सतह तक हिम वर्षा होती है। देखिए जो अक्षवर्तीय रेखा है या उसके नजदीक वाला जो प्रदेश है या समशीतोष्ण प्रदेश
जो समुद्र सतह के नजदीक है, वहाँ इस प्रकार की जो वर्षा है, हिम वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंध यानी जहाँ, जैसे कि हम भारत देश है, इस भारत देश का जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमालय है, ऐसी जगह यानी समुद्र सतह से ऊपर यानी 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई में इस प्रकार की वर्षा होती है। तो यह हिम है, वो हिम की जो वर्षा है उच्च अक्षवर्तीय प्रदेश में भी होती है, समशीतोष्ण प्रदेश में जो समुद्र सतह है वहाँ भी होती है, और जहाँ उष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ है वहाँ भी वर्षा होती है। लेकिन इस प्रकार की जो हिम वर्षा होती है, ये हिम वर्षा होने से इसके जो हिम के जो ठोस स्वरूप होने से वो जल जैसे यानी पानी के जैसे बहते नहीं, हाँ, वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक परतें संचित होते हैं। और हिम अधिक मात्रा से संचित होने से कहीं समय पर या उस प्रदेश में, कहीं समय के लिए उस प्रदेश में जो परिवहन संस्था है या संदेशवन संस्था सेवाएं है, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो हिम प्रदेश में लोगों को हिम बाधा होने की हमेशा सावधानी रहना पड़ता है। आपको मैंने बताया कि जो हिम है, हिम ठोस होते हैं, हाँ, पानी के जैसे द्रव रूप में नहीं होने के कारण वो एक के ऊपर क्या होते हैं, एक परतें संचित होते हैं, और संचित होने से वहाँ कुछ समय तक वहाँ की जो पर्यावरण सेवा है या संदेशवन की जो सेवा है, ये पूरी तरह से खंडित हो जाती है, और हिम प्रदेश में लोगों को बाधा होने की संभावना होती है। इसलिए वहाँ उनको सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे जैसे हिम पिघलने लगते हैं तभी वहाँ जल मिलता रहता है। तो इसका जो उदाहरण है, जो हिमालय के में भी इसका उदाहरण दे सकते हैं कि हिमालय की जो नदियाँ है ये 12 महीने महा बहती है। तो इसका कारण यह है कि जो बारिश के समय या शीत ऋतु में जैसे कि जो बर्फ है वो बर्फ इकट्ठा होता है, हाँ? और जैसे जैसे गर्मी के दिन शुरुआत होते हैं वैसे वैसे तो पिघलना शुरुआत होती है, और वहाँ पिघलने से वहाँ जो पानी है वो पानी बहता रहता है, और वहाँ हिमालय की जो नदियाँ है 12 महीने बहते हैं। ये भी उसका एक उदाहरण आपको दे सकते हैं। देखिए यहाँ हिम पिघलने से उस प्रदेश में जल मिलता है। तो इसी तरह ये जो हिम है, ये हिम के बारे में आपको जानकारी मिली है। तो इसमें आगे देखिए अगला जो है, देखिए हिम में और बर्फ में क्या अंतर है, यहाँ भी आपको देखना है। हिम क्या है, बर्फ क्या है। उच्च पर्वतीय तथा अति ऊंचे वाले प्रदेश में जहाँ तापमान 0° से कम दिखाई देता है, वहाँ हिमकणों के स्वरूप में वर्षा होती है। देखिए जहाँ ऊंचाई प्रदेश है या विषुववृत्त प्रदेश है, विषुववृत्तीय जैसे मैंने अभी बताया, उस प्रदेश में जो तापमान है वो 0° से कम हो जाता है, और उसी जगह इस प्रकार के जो हिम के जो कण है उनकी जो वर्षा है वो वर्षा होती है। हिम बुरादे जैसी और पारदर्शक होते हैं। इस हिम के परतों पर परतें जम जाते हैं, और ऊपरी परतों के दबाव के कारण हिम की निचली परतें एकसंग और मजबूत और पारदर्शक बन जाते हैं, और इस प्रकार तैयार हुए मजबूत पारदर्शक हिम को वर्षा और हिम को बर्फ कहते हैं। ठीक है, तापमान द्रवणांक बिंदु से कम होने पर जलाशय के पृष्ठभाग पर बर्फ के परत तैयार होते हैं, और ऐसे बर्फ जलाशय के पृष्ठभाग पर दिखते हैं। तो इस तरह से ये जो हिम और वर्षा में आपको ये दिखता है। इस प्रकार का जो हिम वर्षा का सीधा संबंध है। ठीक है, ये पूरी तरह से जो चित्र है हिम वर्षा का चित्र है। यहाँ जो रास्ता है, रास्ते में पूरी तरह से बर्फ है। यहाँ जो पेड़ है, रोड के दोनों तरफ और पेड़ के दोनों पेड़ पर भी ये पूरी तरह से हिम वर्षा आपको
दिखाई देती है। तो आगे देखिए, हम अगला जो पॉइंट है अपना वो है ओले। ओले, इसका जो चित्र है, इसका जो पिक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बीच वाला चित्र है, इसको, ये ओले का चित्र है। तो ओले कैसे निर्माण होते हैं, इसकी जो जानकारी है, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए बच्चे, ओले जो है, ओले कैसे निर्माण होते हैं, इसका जो वर्णन हमें देखना है, इसका अध्ययन करना है। भूपृष्ठ पर अधिक उष्मा होने पर ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति से बढ़ता है और इस ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का ऊर्ध्व प्रवाह बढ़ता है और इस ऊर्ध्वगामी हवा के कारण हवा शीत बाष्प का सघनीभवन हो जाता है और इससे जो चाहते हैं हम जो देखते, हम जो तालिका बनाते हैं, ये सारा जो है ये ऊर्ध्वगामी हवा के कारण, जो पृष्ठ भाग पर आने वाले हवा ऊर्ध्वगामी हवा के कारण वहाँ हो जाते हैं और आकाश में हम देखते हैं कि काले बादल निर्माण होते हैं या ऊर्ध्व प्रभाव के कारण यहाँ और उसी स्थान पर जल कणों का घनीभूत होकर ओले की निर्मिती होती है। ओले की निर्मिती हो गई, आपने बताया कि भूपृष्ठ से आने वाली हवा के ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण यह जलकण ऊंचाई पर जाते हैं और उस स्थान पर जल कणों की द्रवीभवन होकर ओले की निर्मिती होती है। ये जो ओले है भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं। ये जो ओले है वो वजनदार है और वजनदार होने के कारण वो भूपृष्ठ की तरफ आने के लिए उनका भूपृष्ठ की तरफ आने लगते हैं। तो उसी समय जो हम ऊर्ध्वगामी जोरों से प्रभाव के कारण वो ऊपर चले जाते हैं। यानी ये जो क्रिया है, ऊपर आना जाना, ये निरंतर होता रहता है और इसी के कारण वहां ओले पर हिम की नई परतें तैयार हो जाती है। ओले वजनदार होते हैं, भूपृष्ठ की ओर आने उस समय हवा ऊर्ध्वगामी है, हवा का जोरों के कारण वहां का जो प्रवाह है वो प्रवाह के कारण क्या होते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं और ये जो क्रिया है वो निरंतर होती रहती है और वहां ओले हिम की नई परतें तैयार, हिम की वहां जो हिम की नई बात होता है और इसी कारण ओले आकार के मोटे होते हैं और वो सम जो ये सम तैयार होते हैं। केंद्रीय यानी क्या, ये आपको मैं बताता हूँ। सम केंद्रीय ओले में निरंतर होते हैं और अधिक ऊंचाई की ओलों पर हिम की
परत जमा होते हैं और ये ओले मोटे होते हैं और ओले की इन परतों के कारण ओलों की इन परतों को समकेंद्रित हुए ये ओले गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो ओले है मोटे होते हैं और मोटे होने के कारण वो गुरुत्व बल के कारण गति से जमीन पर गिरते हैं और इस प्रकार ये जो ओले जमीन पर गिरने से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जमीन गिरते हैं और ओले की ईंट ओले करते हैं। इस प्रकार क्या होती है वो ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि से कई बार फसलों की अधिक और के वजह से कहीं जगह हानि ये भी क्या वहाँ होती है। इस प्रकार ओले की जानकारी मैंने दी। हेलो 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 यहाँ एक चित्र दिखाया है, वर्षा का प्रयोग किया है उन्होंने। यहाँ वर्षा के प्रयोग में भरनी के उष्ण पानी का बाष्प हल्की किया है कि इस भरने एक से ऊर्ध्वगामी दिशा में जाती है। तो ये इससे धक्का गया ऊपर, ये जो बर्फ जो है वो क्या हो जाते हैं, बर्फ के जो कण है बर्फ के कण कस कर लगाने पर पानी की बाष्प भर की जाती है। गर्मी के ऊपर ढक्कन रखा है, उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े रखे हैं और बर्फ के टुकड़े रखने के कारण जो बाष्प है, बाष्प क्या हो जाते हैं वो ढक्कन को लगते हैं
और ऊपर के जो बर्फ के टुकड़े हैं उसके जो कण है यानी पानी के जो, वो क्या हो जाते हैं, ढक्कन के नीचे की ओर क्या होते हैं, भीतर जम जाते हैं। इससे धातु ढक्कन पर लगाए त्वचे से यह जल इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। और इसी प्रकार वायुमंडल में भी यह जो क्रिया है, ये बड़ी मात्रा में होती है। तो इस तरह से ये चित्र आपको मैंने दिखाया। उसके बाद देखिए वर्षा के बारे में मैंने जानकारी दिया था। देखिए हमें पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में ही उपलब्ध होती है, यानी वर्षा से पानी मिलता है। बाष्पयुक्त हवा ऊंचाई पर जाने से इस हवा का तापमान कम होता है और हवा में स्थित बाष्प घनीभवन होता है, और इस तरह से उस कारण वहां तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण, इन दोनों का इकट्ठा होकर वहां बड़े मोटे तौर पर हो जाते हैं। और मोटे आकार के होने के बाद वह हवा में तैरना संभव न होने के कारण वो वर्षा के रूप में वृष्टि की है। तो इस तरह से ये जो वर्षा है, ये वर्षा होते है। हमें जल पानी से मिलता है, वर्षा से मिलता है। वर्षा के मान होते हैं, मैंने बताया कि जो जाने से वहां होता है जो तापमान है, तापमान कम हो जाता है, और तापमान होने से स्थिर हो जाते हैं, सघन हो जाते, और सघन कारण वहां जो जल है, जल के कण और हवा, ये दोनों धूलिकण इकट्ठा होकर वहां बादल तैयार हो गए। हाँ, कण हवा में तैरना संभव न होने के कारण, हवा न होने से जल कणों की वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। तो इस प्रकार वर्षा के मुख्य 3 प्रकार दिए गए हैं। उसमें से पहला जो है आरोही अथवा अभिसरण वर्षा, दूसरा है प्रतिरोधी वर्षा, और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो हमें आज जो आरोही तथा अभिसरण जो वर्षा है, इसका अध्ययन हमें करना है। देखिए इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, यह जो विषुववर्तीय रेखा के प्रदेश, यानी विषुववर्तीय रेखा के पास का जो प्रदेश है, उस प्रदेश में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल पर तापमान बढ़ता है, और उस समय ये हवा क्या होते, गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने से वहाँ होते हैं अधिक ऊंचाई पर जाती है, और अधिक ऊंचाई पर जाकर वहाँ ठंडी हवा होती है। देखिए यह ठंडी हवा का बाष्प धारण क्षमता कम होती है, और इसलिए वहाँ इस प्रकार की स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर जल कण तैयार होते हैं, और वहाँ इससे वर्षा होती है। देखिए विषुववर्तीय प्रदेश में जहाँ सूर्य की जो ऊष्मा है, तो ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण समीप वाली जो हवा है, वो हवा यानी नजदीक वाली जो हवा है पूरी तरह से गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का प्रसरण होकर और ठंडी में वहां जाकर ठंडी हो जाती है, और यहाँ क्षमता कम हो जाती है, और बस बाष्प की धारणा कम होने के कारण वहाँ जो शीत बाष्प है, वो बाष्प का सघनीभवन हो जाता है, और वह सघनीभवन होकर जल के कण तैयार होते हैं, और वहाँ वर्षा होती है। देखिए इस प्रकार की जो वर्षा है, सघनीभवन जो वर्षा है, या आरोही वर्षा जो है, विषुववर्तीय प्रदेश में ऐसी वर्षा सामान्यतः प्रतिदिन दोपहर के
पास होती है। ठीक है, आपको क्या बताया मैंने, सघन यानी आरोही जो वर्षा या अभिसरण जो वर्षा होती है, जो विषुववर्तीय प्रदेश है, विषुववर्तीय रेखा के पास का जो प्रदेश है, इस प्रदेश में प्रतिदिन यानी हर दिन दोपहर के बाद ये वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजली के कड़कड़ाहट, बादलों का गड़गड़ाहट, ये सारी जो है ये सारे वहां आपको दिखाई देते हैं। देखिए अफ्रीका का जो अफ्रीका देश है, अफ्रीका के कांगो नदी का कचार, अफ्रीका के कांगो नदी के कचार और दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के कंगार के विषुववर्तीय भागों में आरोह प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी जगह वर्षा होती है। अफ्रीका के कांगो नदी और दक्षिणी अमेरिका का अमेजन की जो नदी है, इस नदी में ये जो इस प्रकार की जो विषुववर्तीय भागों के विषुववर्तीय भाग होने के कारण वहाँ ये आरोही वर्षा होती है। और इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। इस प्रकार ये जो वर्षा है ये और अभिवर्षा जो है वो क्या है, पृथ्वी पर बहुत सीमित समय यानी सीमित जगह पर इस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ तक अपनी जो पढ़ाई पूरी करी है। हेलो, हाँ हेलो सर, हेलो, हाँ पूछो बेटा। हेलो, हेलो सर। हाँ पूछिए। हेलो सर। आवाज, हाँ आवाज आ रही, बोलिए ना। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप बोलिए। हिमबाधा क्या है सर? हिमबाधा ये वर्षा है, आपको मैं बताऊं। देखिए हिम और वर्षा, हिमबाधा का आंसर आपको मैं देता हूं। देखिए इसमें हिमबाधा होती है, इसका मतलब है जैसे कि ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो लोग हैं, लोगों को भी हिमबाधा होने की स्थिति है। प्रकार ये हिम के जो कण है यानी प्रत्येक एक के ऊपर होती है और एक के ऊपर एक होने के कारण उस प्रदेश सेवाएं खंडित होती है। तो उसी प्रकार लोगों को भी ये जो हिम के कण है, इस हिम के कणों के कारण बाधा हो सकती है या कई प्रकार की उनको समस्या हो सकती है, तो उसे ही हिम बाधा कहते हैं। तो इसके लिए हमें जो हिम बाधा जैसे कि हिम वर्षा होती है, तो हिम वर्षा के समय वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को हिम बाधा से क्या करना पड़ता है, सावधानी रखकर ना पड़ता है। ये इस तरह से हिम बाधा का हिम बाधा होती है। इस हिम, हेलो हेलो सर। हेलो बेटा, समझ में आया हिम बाधा किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हेलो हाँ सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैडम, बोलिए, हाँ बोलिए। सर हेलो, विश्व, हेलो सर। हेलो हाँ सर। बोलिए, हाँ बोलिए। विषुववर्ती, सर विश्व वित्तीय वर्षा दोपहर के बाद ही क्यों होती है? नहीं जहाँ देखिए दोपहर के बाद नहीं है, मैं आपको क्या बोला, जो विषुववर्तीय रेखा यानी जिस विषुववर्तीय रेखा के पास जो प्रदेश है, हाँ मैंने क्या बोला, जो विषुववर्तीय रेखा की जो उसमें प्रकार की जो रोही की जो वर्षा है, वर्षा होती है। मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ दिखाया बताया मैंने
ऐसी वर्षा सामान्यतः दोपहर के बाद होती है। ये जो आरोही और अथवा अभिसरण जो वर्षा है वो कहाँ होती है? विषुवतीय प्रदेश में। लेकिन विषुवतीय प्रदेश में ये दोपहर के बाद ही वर्षा होती है। हाँ, जैसे कर्कवृत्त रेखा है, हाँ, मकरवृत्त रेखा है और विषुवतीय, 3 रेखा है। तो ये जो आरोही और अभिसरण जो वर्षा, ये वर्षा जो है आपको मैंने बताया कि विषुव के पास जो प्रदेश है यहाँ, उस प्रदेश में ये जो वर्षा है, ये वर्षा प्रतिदिन यानी हर दिन दोपहर के बाद ही वर्षा होती है। और इस प्रकार की जो वर्षा होती है, हाँ, उस समय वहाँ बिजली की कड़कड़ाहट होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। हाँ, क्या होती है? तो विषुवत रेखा के प्रदेश जब वर्षा होती है, हाँ, तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है वहाँ वर्षा में बिजली की कड़कड़ाहट होती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। और इस प्रकार कड़कड़ाहट और बादलों से वहाँ विषुवत रेखा के पास क्या होती है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। और हाँ बोलिए, और किसी कुछ पूछना है? हेलो हेलो हेलो, हाँ पूछो। नेहा, हेलो यस सर। हेलो, हाँ यस पूछिए। सर, आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज ठंडी आ के रही है, समय में बोलिए। ठंडी के समय में जो ओले हाँ, पड़ते हैं वो कहाँ से मतलब आते, मतलब कहाँ से मतलब वो दिखाई देता हाँ। है? ठंडी के समय नहीं, ओस ओस होता है ठंडी के प्रांत समय में। प्रांत के समय ओस पानी के ऊपर जो सॉरी घास के ऊपर या पेड़ के पत्ते, उसके ऊपर क्या होते हैं? ये पानी के जो छोटे छोटे हमें सारे ओस जो है ये नहीं। देखिए, ओले का जो चित्र है आपको मैं दिखाता हूँ, दिखाया है कि ओले जो है, एक सेकंड, यस ओले सर। जो भूपृष्ठ भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने से ऊर्ध्वगामी हवा का तापमान कम होने की जो क्रिया होती है, हाँ, और अधिक ऊंचाई पर ये जो है, ये जो हवा जाती है, और अधिक ऊंचाई पर हवा जाने के बाद हम आसमान में कभी कभी बादल हम देखते हैं। हाँ, अभी बारिश का मौसम है, कभी कभी आप देख सकते हैं कि जो आसमान में हम देखते हैं कि जो काले काले बादल है रंगीन, तो इस प्रकार के जो काले बादल होते हैं, और वो काले बादल क्या होते हैं, वो जाकर वहाँ वो जो है वो क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्वगामी हवा के कारण ये जो काले बादल है, वो काले बादल वहाँ वो जल में उनको रूपांतर होते हैं। लेकिन जो ओले है, वो ओले कैसे निर्माण होते हैं? तो ओले देखिए ऊर्ध्वगामी हवा के कारण। हेलो, देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि ओले जो होते यस हैं सर। वो कैसे कैसे ओले होते हैं? तापमान कम होने के कारण, ऊर्ध्वगामी हवा का प्रभाव के तापमान कम होने की क्रिया ऊपर होती है और अधिक ऊंचाई पर होती है, और अधिक ऊंचाई पर होने के बाद वहाँ काले बादल हमको दिखाई देते हैं। और इस प्रकार ये जो बादल, हाँ, क्या होते हैं? वहाँ ऊपर हमको बाष्प में स्थित होने के बाद वहाँ
पानी में रूपांतर होकर वहाँ जल की निर्मित हो सकती है और जल होते हैं। लेकिन ओले का आपको मैं बताऊं कि ऊर्ध्वगामी हवा के कारण वो पुनः एक सेकंड, देखिए अधिक उष्मा हवा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, अधिक ऊंचाई पर तापमान, वाष्पिका सघनीभवन, वो सघनीभवन होकर वहां जल कण जो ऊर्ध्वगामी प्रवाह में जाते हैं और ऊर्ध्वगामी प्रवाह में जाने के बाद वहां अधिक ऊंचाई पर जल के कणों का घनीभवन हो जाता है और वहां क्या हो जाते हैं, ओला जो है ओला निर्मित हो जाता है और ओले के जो सम केंद्रीय परतें हैं वो परतें वहां ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो ओले है ये ओले वजनदार है, मोटे है और वजनदार मोटे होने के कारण वो जमीन की ओर आते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन की ओर आते हैं और जमीन की ओर आने के बाद वो हवा ऊर्ध्वगामी जोरों से प्रवाह से, देखिए जो हवा का ऊर्ध्वगामी प्रवाह से वो पुनः क्या होता है, ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले जाने के बाद वहाँ ओले क्या करते हैं, हिम के कोनों में नए परतें तैयार हो जाते हैं और हिम के जो नए कोनों में तैयार होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो गुरुत्व आकर्षण बल के कारण वो गति से क्या करते हैं, जमीन पर आकर गिरते हैं। तो इस प्रकार जो ओले है, ओले की निर्मित देखिए, और उस प्रकार की जो ओला है उसे ओलावृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार की जो ओलावृष्टि है, इस वृष्टि से जीवित हानि, वित्त हानि, फसलों की हानि भी होती है। ओके, हेलो, यस सर। और किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? और सर जमीन पे आने के बाद पत्ते पे जब पड़ते हैं तो पानी के रूप में हो जाते हैं। हेलो सर। ना, देखिए ये है, ये ओले नीचे गिरने पर, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? सर जब ओले नीचे गिरते हैं आखिर तक, हाँ सर आवाज आ रही है। जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो जो घास होता है उस पे पत्तियां होती है, जो नीचे वो होता है उस पे देखो ओले पड़ रहते हैं, जो उसको बोलते हैं शीत, ओले पड़ रहते हैं। तो जब ऊपर से गिरते हैं वो लोग, गिरने के बाद वो पानी के रूप में बदल जाता है। ऐसा कैसे होता है सर? ओके ओके, हाँ, तो बर्फ क्या होता है, हाँ, बर्फ से फ्रिज से बर्फ हम बाहर निकलते हैं, बराबर है, फ्रिज में फ्रिज का बर्फ हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने पर क्या होता है सर, पानी बन जाता है। फ्रिज में जब बर्फ रहता है तो कैसा होता है, ठोस रूप में होता है। बर्फ को पानी रखते उसको ठोस में ठोस होता है, लेकिन जब फ्रिज से निकलते हैं क्या होता है, वो पानी बन जाता है। पानी क्यों बनता है? हाँ, लगता है, इसके लिए से वो क्या होता है, पानी में उसको रूपांतर होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? हाँ सर, ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ, तो हम क्या करते हैं, जो अगले पीरियड में जो बाकी का जो अपना पाठ है वो जो बचा हुआ उसको हम बाद के लेक्चर में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।